नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द टीचर साहब पर। मैं मोहित दीक्षित लेकर आया हूँ सीटेट अभ्यर्थियों के लिए ईवीएस की कंप्लीट मैराथन क्लास। आज इस पावन दिन पर इस नए रण में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आज की यह क्लास आपके सीटेट के पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास साबित होने वाली है। पेपर के 30 में से 30 क्वेश्चंस आपको इसी क्लास से मिलेंगे, यह मेरा दावा है। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस नए रण का बिना किसी देर के। सर्वप्रथम हम देखते हैं सीटेट के टॉपिक्स के बारे में। कई बार सीटेट ने अपने टॉपिक्स के बारे में कई सारे पेपर्स में पूछा है। तो सीटेट के टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है सीटेट का परिवार एवं मित्र, दूसरा टॉपिक है आवास, तीसरा टॉपिक भोजन, चौथा टॉपिक है जल, जल के बारे में पूरा पूछा जाता है, पांचवा टॉपिक यात्रा, छठा टॉपिक है वस्तुएं कैसे बनती हैं। टॉपिक्स के बाद अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट अपने सब टॉपिक्स पे भी कई बार क्वेश्चंस पूछ चुका है, तो हम सीटेट के सब टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। पहला परिवार एवं मित्र के सब टॉपिक्स के बारे में देखें तो परिवार एवं मित्र के सब टॉपिक्स हैं जानवर, संबंध, कार्य एवं खेल, पेड़ पौधे। फिर अगला टॉपिक्स है भोजन। भोजन के सब टॉपिक्स की बात करें तो चखना, पचाना, पकाना, तकनीकी संरक्षण, किसान व भूख, यह सब टॉपिक्स है सीटेट के। अब हम सबसे पहले देखते हैं पहले टॉपिक को, परिवार एवं मित्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट पेपर के नज़रिए से। परिवार की अगर बात करें तो परिवार समाज की मूलभूत इकाई है। समाज की जो संरचना है वह कई परिवारों से मिलकर होती है। परिवार शब्द लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नौकर। अगर परिवार की परिभाषा की बात की जाए तो परिवार की परिभाषा के बारे में मैकाइवर एवं पेज की बहुत ही प्रचलित परिभाषा है, जो कि सीटेट में कई बार पूछी गई है। यह परिभाषा ऐसे कि परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा समूह है जो बच्चे के जन्म एवं पालन की व्यवस्था करता है। मतलब परिवार जो है वो यौन संबंधों, यौन क्रियाओं पर आधारित एक छोटा सा समूह है जिसमें बच्चे उत्पन्न होते हैं और बच्चे के जन्म से लेकर पालन तक की व्यवस्था जो करता है वो परिवार करता है। यह मैकाइवर एवं पेज साहब ने कहा है। सीटेट ने कई बार यह क्वेश्चन सीधे पूछा है कि बच्चा परिवार से कैसी शिक्षा प्राप्त करता है। तो मैंने देखो इंटरफेस में लिखा है बच्चा परिवार से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। अगर बात करें परिवार के कार्यों की तो परिवार के कार्य होते हैं स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करना। जब बच्चा छोटा है तो उसके स्कूली शिक्षा के पूर्ण दायित्व परिवार पर होता है। परिवार पर बच्चे की शिक्षा में व्यय होने वाले आर्थिक खर्च का होता है। तो आर्थिक व्यवस्था करना परिवार का मूल रूप से परिवार का कार्य है। लैंगिक व्यवस्था करना, मतलब लैंगिक व्यवस्था की बात की जाए तो बच्चे की शादी करना जब बड़ा हो जाए बच्चा, तो यह भी एक परिवार का मुख्य काम है। मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करना, बच्चा छोटा है उसके खेल में रुचि उत्पन्न करने के लिए खिलौनों की व्यवस्था करना भी परिवार का ही कार्य होता है। परिवार के प्रकार की बात करी जाए तो परिवार दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार की बात करें तो देखिए संयुक्त परिवार वे परिवार होते हैं जिनमें दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, माता पिता सब साथ मिलकर रहते हैं। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। अब संयुक्त परिवार के अगर गुणों की बात करी जाए तो संयुक्त परिवार में जो बच्चे रहते हैं उनकी देखभाल बहुत ही अच्छी होती है। संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चों में सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है। सामाजिकता का विकास बहुत तेज़ी में होता है संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चों का। अगर संयुक्त परिवार के दोष की बात की जाए तो संयुक्त परिवार की एक डीमेरिट है, बच्चे का स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। बच्चा किसी न किसी से प्रभावित होता है, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, परिवार की कलह के कारण बच्चे का विकास में बाधा आती है। अगर बात करें एकल परिवार की तो एकल परिवार वह परिवार है जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं, अविवाहित बच्चे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एकल परिवार। एकल परिवार की अगर गुणों की बात करें तो इसमें व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास होता है, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं होते तो यहाँ पर किसी के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ने के चांसेस कम होते हैं। इस वजह से स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास होता है, गृह संचालन की स्वतंत्रता होती है इसमें। और अगर बात करें एकल परिवार के दोषों की तो इसमें शिशु की देखभाल की समस्या होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के माता पिता हैं वो जॉब करते हैं तो फिर बच्चे की जो देखभाल होगी वह उस ढंग से नहीं हो पाएगी जो संयुक्त परिवार में हो रही थी। मित्र पे अगर बात करें तो मित्र आपसी सहयोग से निर्मित एक रिश्ता है, जो कि बच्चा जब स्कूल जाता है, स्कूल एज में बच्चा यह रिश्ता डेवलप करता है।
बच्चे की जो व्यक्तित्व है इस पर मित्रता का प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ता है, सहयोगी का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चे के व्यक्तित्व पर। संबंधों की बात करी जाए तो संबंध तीन प्रकार के होते हैं: रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, भावात्मक संबंध। रक्त संबंध वे संबंध जो वंशावली या वंशावली को आगे ले जाने का कार्य करते हैं, ऐसे संबंधों को रक्त के संबंध कहते हैं, जैसे दादा पोता का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, चाचा भतीजा का संबंध। वैवाहिक संबंध की बात करें जाए तो वे संबंध जो विवाह के द्वारा बनाए जाए, ऐसे संबंधों को वैवाहिक संबंध कहते हैं, जैसे माता पिता, बुआ फूफा, चाचा चाची, ऐसे संबंधों को क्या कहते हैं, वैवाहिक संबंध कहते हैं। भावात्मक संबंध, भावात्मक संबंध की बात करी जाए तो जो संबंध लगाव से या किसी जुड़ाव के कारण उत्पन्न हो उन्हें भावात्मक संबंध कहते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आज के कल्चर में ये बहुत आम बात हो चुकी है। कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, ये सारे लगाव के ही तो संबंध हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, भावात्मक संबंध। अगर बात करें परिवार के कार्य की, तो परिवार के कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है परिवार का सामाजिकरण की शिक्षा देना। परिवार से ही बच्चे की सामाजिकता का निर्धारण होता है। बच्चे का सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा अगर किसी का सहयोग होता है तो वह परिवार का होता है। अगर बात करें खेलों की, बच्चे के खेलों की विकास की बात करें कि बच्चे के विकास में खेलों का किस प्रकार योगदान है, तो बच्चे के विकास में खेलों का योगदान शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक विकास, मतलब विकास के पांचों पक्षों पर खेल का प्रभाव होता है। अब अगला टॉपिक है पशु। सीटेट का अगला टॉपिक पशु है। तो पशु में सबसे पहला जो जानवर जिसके बारे में हम जानेंगे वो है स्लॉथ। स्लॉथ भाई साहब आप देख रहे होंगे, ये उल्टे लटके पड़े हैं, तो ये हमेशा पेड़ों पर उल्टा ही लटके रहते हैं, 17-18 घंटा सोते हैं। भालू की तरह दिखने वाला यह जानवर बहुत ही आलसी जानवर होता है। पेड़ों पर लटक कर 17 से 18 घंटे स्लॉथ सोता है। स्लॉथ की औसत आयु लगभग 40 वर्ष होती है। स्लॉथ पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ों पर निवास करता है। सप्ताह में एक दिन शौच के लिए यह पेड़ से उतरता है या जिस पेड़ पर रहता है उसकी ही पत्तियां खाता है। यह अधिकांशतः अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। स्लॉथ रात्रिचर प्राणी हैं और यह एक बहुत ही अच्छा तैराक माना जाता है। हाथी की बात करी जाए तो हाथी समूह में रहते हैं। इनका नेतृत्व तो हाथिनी करती है। हाथिनी फीमेल्स का हमेशा ही वर्चस्व रहा है इस समाज पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी फीमेल का वर्चस्व है। और अगर बात करें हाथी की औसत आयु की, तो हाथी की औसत आयु 70 वर्ष होती है। हाथी का जो बच्चे का वजन होता है, जो बच्चा जन्म देने के समय बच्चे का वजन होता है वो 2 क्विंटल होता है लगभग। और एक दिन में हाथी कम से कम 1 क्विंटल पत्तियां खा जाता है। गर्भकाल इनका, अगर हाथी के गर्भकाल की बात करें हाथी के, तो 22 माह का होता है। नर हाथी जो होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु में समूह छोड़ देते हैं। इनका समूह 10 से 12 लोगों का होता है, जो कि हाथनी और उनके बच्चों से मिलकर बना होता है। शेर की बात करी जाए तो इसका रंग भूरा होता है। इसके समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं जिनका नेतृत्व शेरनी करते हैं। यहाँ भी देखिए तो फीमेल का आपको प्रभाव वर्चस्व देखने को मिलेगा कि जो नेतृत्व करता है वो फीमेल ही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि फीमेल्स पीछे हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित जो चित्र है उस पर शेर का ही निशान है, तो शेर का चित्र उस पर अंकित है। इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। शेर अपने इलाके का निर्धारण मूत्र की गंध से करता है। जहाँ वह पेशाब करता है, टॉयलेट करता है, उसी एरिया को सूंघ कर वह अपने एरिया का निर्धारण कर लेता है। मूंछ के माध्यम से वह अपने शिकार को जान जाता है। मूंछ मतलब आप उसके बगल से निकलेंगे, अगर उसकी मूंछ हिली तो वह जान जाता है कि मेरा शिकार किस दिशा में जा रहा है। शेर के बच्चे का वजन 2.5 किलो से 3 किलो होता है। शेर के जो बच्चा है उसका वजन कितना होता है, जो जन्म के समय शेर के बच्चे का वजन होता है वो 2.5 से 3 किलो होता है। बाघ के बारे में बात करें तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ के जो शरीर पर पीली काली धारियाँ दिखाई पड़ती हैं वो बालों के पैटर्न के कारण होती है। यह सीटेट में कई बार पूछा गया है कि शेर के शरीर पर जो पीली काली धारियाँ दिखाई पड़ती हैं यह किस कारण होता है, तो यह बालों के पैटर्न के कारण होती हैं। शेर की आयु 26 साल होती है। यह एक बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ के जो शरीर पर पीली काली धारियाँ दिखाई पड़ती हैं वो हमें बालों के पैटर्न के कारण दिखाई पड़ती है। सीटेट में कई बार पूछा गया कि
बाघ के शरीर पर पीली काली धारियाँ क्यों दिखाई पड़ती है? तो बालों के पैटर्न के कारण दिखाई पड़ती है। बाघ की जो औसत आयु है वो 26 साल होती है। यह रात्रि में मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। बाघ जो है हवा के परिवर्तन को आसानी से जान जाता है। बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया था। यह भी कई बार पूछा गया है कि बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कब प्रोजेक्ट शुरू किया, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया? तो 1973 में शुरू किया था। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। अब बात करें सांपों की, तो सांप सरीसृप प्रजाति का जीव है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला किंग कोबरा, आप देख ही सकते हैं किंग कोबरा। दूसरा होता है करैत। करैत जो लोग गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि यह काफ़ी चितकबरा टाइप का होता है, वो होता है करैत, बहुत तेज़ी से भागता है। अफाई की बात करें तो यह पीले और काले रंग का होता है, लगभग पीले और काले ही रंग में चितकबरा टाइप का होता है यह भी। और चौथा जो सांप है वो है दुबोई। दुबोई हरा सांप होता है, हरे रंग का सांप होता है। यह ज़्यादातर अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाला जानवर है। सांप की बात करें तो सांप कान से नहीं सुनते, सांप के कान होते ही नहीं हैं। सांप ध्वनि को शरीर के त्वचा की सरफेस के कारण कंपन से महसूस करते हैं, उससे इनको महसूस होता है कि कोई इनके पास आ रहा है। सांप के 2 विशाल दांत होते हैं जिनसे यह डंक मारते हैं और सीधे आपके शरीर में विष को प्रवेश करा देते हैं। शिकार को जो है सांप निगल कर खाता है। सांप जो है वो किसानों का मित्र होता है। अब बात करें केचुआ की, तो केचुआ सरीसृप प्रजाति का जीव है, किसानों का मित्र है, मिट्टी खाता है। जो यह मिट्टी खाता है उसमें एक अलग टाइप का एंजाइम्स आ जाते हैं, जिससे कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो काफ़ी बढ़ जाती है, मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं, जिससे कि फसल के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है, या जो केचुए के द्वारा खाई जाती है। अब बात करते हैं डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया के मध्य पाया जाता है। यह स्तनधारी वर्ग का जीव है। जो डॉल्फिन है यह फेफड़ों से अपनी सांस लेता है। लगभग सभी मछलियाँ फेफड़ों से ही अपनी सांस लेती हैं। और अगर पूछा जाए डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव। भार के अगर दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन है? ब्लू व्हेल है। यह प्रशांत महासागर में बहुतायत में पाई जाती है। मकड़ी की बात करें तो मकड़ी कीट वर्ग का अपवाद है। कीट वर्ग में 6 पैर होते हैं, जबकि मकड़ियों में 8 पैर होते हैं। मकड़ी एक सामाजिक कीट नहीं है। सामाजिक कीट का मतलब इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। कभी कहीं चढ़ गए तो आपको देखिए फफोले वफोले निकल आते हैं, और लड़के तो इस बारे में बिल्कुल ज़्यादा ही जानती होंगी, वो तो देख के ही डर जाती हैं। तो सामाजिक प्राणी हम मकड़ी को कह नहीं सकते। मकड़ी जो है गर्भधारण करने के बाद यह नर को मार के खा जाती है। अब बात करते हैं रेशम कीट की, तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन शहतूत के पेड़ पर बहुत ही अच्छे से करा जा सकता है। यह अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से सुगंध के द्वारा पहचान लेता है। अब बात करते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी एनसीईआरटी के एक किताब है, एनसीईआरटी की ईवीएस की किताबों में एक पार्ट है अनीता की मधुमक्खियाँ नाम से, तो उस टॉपिक से लिया गया है सीटेट में। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर सबसे अच्छा माना जाता है। इसके पालने का सर्वश्रेष्ठ समय अगर देखा जाए तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। एक मधुमक्खी लगभग 12 किलो शहद देती है। शहद उत्पादन में बिहार राज्य अग्रणी है। अगर बात करें मधुमक्खियों की, तो मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी जो है वो अंडे देती है, और सिपाही मधुमक्खी क्या करती हैं? उनका ध्यान देती हैं। सीटेट में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी मधुमक्खी अंडे देती है, तो रानी मधुमक्खी अंडे देती है। अब बात करें पश्मीना बकरी की, तो पश्मीना बकरी जो है वो लद्दाख में पाई जाती है। यह 500 मीटर ऊंचाई पर 40 डिग्री सेल्सियस पर भी रह सकती हैं। इनका बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतला होता है, बहुत ही पतला होता है, और इनकी जो बाल की खाल है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तभी यह साधारण स्वेटर की तुलना में 6 ज़्यादा गुना गर्म होता है इससे बना स्वेटर। इसका एक स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं, बहुत महंगा होता है। यह बकरी चंपा जनजाति के लोग पालते हैं, और इसे जहाँ रखते हैं उस स्थान को लेखा कहते हैं। अगर आप बात करें गिद्ध और चीलबाज की, तो गिद्ध चीलबाज लगभग सब में एक ही समानता है कि ये मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो है वनस्पति जगत।
वनस्पति जगत में हम सबसे पहले बात करेंगे घटपर्णी की। घटपर्णी यह एक शिकारी पौधा है, बहुत चालाक पौधा होता है, या छोटे छोटे जीवों को खा जाता है। इससे एक विशेष प्रकार की सुगंध निकला करती है। यह पौधा जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ जग जाता है, और यह अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा पूरा करने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाया करता है। यह भारत के मेघालय तथा ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक मूल रूप से ऑस्ट्रेलियाई पौधा है। इसके तने की लंबाई जो होती है वो 10 से 12 मीटर होती है। इसकी जड़ें 30 फीट अंदर तक होती हैं। ओक का जो तने में पानी संचित होता है उस पानी का प्रयोग स्थानीय लोग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थानीय लोग तने के पानी का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके पानी का प्रयोग कर सकते हैं। खेजड़ी। खेजड़ी की बात करें तो खेजड़ी अपने राजस्थान में स्थित, भारत के राजस्थान रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। जैसे जैसे पश्चिम में जाते जाएंगे राजस्थान के, तो वैसे वैसे खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान में तो एक कहावत भी फेमस है कि जठे जठे खेजड़ी वठे वठे गोगो, मतलब खेजड़ी का जहाँ जहाँ पेड़ है उनके लोक देवता हैं। एक गोगा जी महाराज के मंदिर वहाँ वहाँ पाए जाते हैं। तो यह बहुत मतलब फेमस कहावत है। अगर बात करें खेजड़ी की, तो खेजड़ी के छाल से दवाई बनाई जाती है। बहुत ही समृद्ध पौधा है। इससे इसकी सेंगरी बेची भी जाती है वहाँ पे। खेजड़ी का जो फूल है इसकी सब्जी बनाई जाती है और वह खाई जाती है। मतलब खेजड़ी राजस्थान के जनजीवन में बहुत ही लाभदायक पौधा है। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है। यह प्रकृति का प्रदूषण सूचक है। मतलब प्रदूषण सूचक होता है लाइकेन। लाइकेन को हम क्या कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में काई कहते हैं। यह एक सहजीवी पौधा है। यूकेलिप्टिस की बात करी जाए अगर, तो यूकेलिप्टिस परिस्थिति का आतंकवादी पौधा। सीटेट में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि परिस्थिति का आतंकवादी पौधा किसे कहते हैं, तो वो होता है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस की जड़ें अंदर तक जाकर सतही जल को, जो जल है उसको अवशोषित कर लेती हैं और ज़मीन को बंजर कर देती हैं। अब बात करें जेट्रोफा की, तो जेट्रोफा जिसे बायोडीजल पौधा भी कहते हैं। इसकी फलियों से बायोडीजल बनता है। जेट्रोफा से आप देख सकते हैं, इसकी फलियों को देख सकते हैं, यहाँ पे ये फलियाँ लगी हैं, इनसे बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। आगे चलें तो आगे अगला टॉपिक है कुछ राज्यों के विशेष भोजन। मतलब भोजन के बारे में बताया गया है, किस राज्य में कौन सा भोजन खाया जाता है और ज़्यादा फेमस है। यह टॉपिक काफ़ी बार मतलब पूछा गया है सीटेट में कि किस राज्य की कौन सी फेमस डिश है। ये तो उसी में कुछ प्रमुख जो डिशेस हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला। इन्हीं में से एक डिश आपके सीटेट पेपर में आपको अवश्य दिखाई पड़ेगी कि यह पूछा गया था। आप ना मानिए तो आगे आके जब पेपर दे के आइएगा तो देख लीजिएगा कि इसी में से एक आपको जो फंसेगी वो यहीं से फंसेगा। पहला अगर देखें छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे फेमस भोजन है वह लाल चीटी की चटनी है। बहुत चाव से खाते हैं लोग लाल चीटी की चटनी को। फिर बात करें केरला की, तो केरला में टैपियोका मिक्स वेज वेटिफल का प्रयोग सर्वाधिक तो होता है। सीटेट में यह कई बार पूछा गया है कि टैपियोका किस राज्य की फेमस डिश है, तो वो केरला। त्रिपुरा की बेरमा बहुत फेमस है। बेरमा मछली से बनती है ना, तो त्रिपुरा के बारे में भी मतलब यह भी सेटेट का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है कि बेरमा कहाँ का पसंदीदा भोजन है, तो वो त्रिपुरा का है। मेघालय की तुंगतप मछली की चटनी होती है। तुंगतप बहुत ही फेमस है वहाँ। पश्चिम बंगाल में झींगा मछली बहुत खाई जाती है चावल के साथ। संदेश रसगुल्ला खाया जाता है। चावल मछली बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। राजस्थान में मलाई घेवर बहुत पसंदीदा भोजन है, वहाँ का विशेष भोजन है, बहुत फेमस है। चूरमा बाटी राजस्थान का बहुत फेमस है। पंजाब की बात करें अगर, तो पंजाब में चने का साग और मक्के की रोटी बहुत पसंद है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में ब्रेड को सेक कर खाया जाता है। मोमोज बांस के कोपल ये नागालैंड के फेमस हैं। यह क्वेश्चन भी सीटेट में कई बार पूछा गया है कि मोमोज कहाँ की डिश है, तो मोमोज नागालैंड की डिश है। महाराष्ट्र का वड़ा पाव बहुत फेमस है। झारखंड के मशरूम की सब्जी की रोटी बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश की भुट्टे की खीर, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि भुट्टे की खीर सर्वाधिक कहाँ प्रयोग करी जाती है, तो मध्य प्रदेश में करी जाती है। जम्मू कश्मीर में राजमा चावल बहुत चाव से खाया जाता है। गुजरात के ढोकला लेमन राइस बहुत सुप्रसिद्ध है। गोवा के नारियल के तेल से बनी मछली, यह कई बार पूछा गया है कि नारियल के तेल से बनी मछली की डिश किस राज्य में सर्वाधिक खाई जाती है, तो वो गोवा। बिहार का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। असम की बात करें तो असम का बेरमा बहुत फेमस है। अभी बेरमा की बात करी थी, अब मछली की चटनी होती है, तो बेरमा कहाँ का फेमस है, असम का। हरियाणा की बात करी जाए तो हरियाणा की बजरे की खीर और कढ़ी पकौड़ा बहुत फेमस हैं।
अब हम अगर बात करें भोजन के आधार पर जीवों के वर्गीकरण को, तो वर्गीकरण की, तो सबसे पहले भोजन के आधार पर अगर वर्गीकरण को देखें तो जीव तीन प्रकार के होते हैं: शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव। शाकाहारी जीव में आते हैं जो केवल पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव। गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, ये क्या है? शाकाहारी जीव। मांसाहारी जीव जो केवल मांस पर डिपेंडेंट करते हैं, उनको कहते हैं शेर, बाघ, लोमड़ी, चील, ये सारे मांसाहारी जीव हैं। सर्वाहारी जीव जो कुछ भी खा ले उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी जीव। जैसे मनुष्य कुछ भी खा सकता है, किसी को खा जाए मनुष्य भाई, मनुष्य, कौवा, कुत्ता। अब बात करें, अगर बात करें कि भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव के दांत की संरचना कैसी होती है, तो इसमें हम देखेंगे गाय को। सबसे पहले गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, वो भूसा सुरखने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत चौड़े होते हैं। दांत भोजन को चबा कर खाने के लिए होते हैं। ये आप पढ़िएगा या तो गाय को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। कुत्ता, शेर, बाघ, बिल्ली, इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ही पैने होते हैं, काट और फाड़ कर खा सकें इस काबिल बनाए जाते हैं। चील के दांतों की बात करें तो चील की चोंच की संरचना भोजन को फाड़ कर खा सके ऐसी बनी होती है। कबूतर, के जो दांत होते हैं उनमें दानों को पीस कर खाते हैं, तो ऐसी संरचना होती है कि दानों को पीस ले वो। बगुला कीड़े मकोड़ों को ज़मीन से खाते हैं, वो सुरख कर खाते हैं, तो ऐसी उनकी जो चोंच है वो बहुत ही पैनी होती है। गिलहरी की बात करें तो गिलहरी के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इसलिए हर वक्त कुछ ना कुछ कुतरती रहती है जिससे कि उसके दांत ना बढ़े। सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन यही है कि गिलहरी किसी वस्तु को क्यों कुतरती रहती है, तो उसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इस वजह से गिलहरी कुतरती रहती है, यही पूछा जाता है सर्वाधिक। चूहे की बात करें तो चूहा जो है गला खुला रखने के लिए कुतरता रहता है। पौधे के खाए जाने वाले भाग, अगर बात करें पौधे में कौन सा भाग खाया जाता है, किसका जड़ खाई जाती है, किसका तना खाया जाता है, तो ये हम देखते हैं। अगर बात करें तने की, तो तने जो जिन पेड़ों के तने खाए जाते हैं उनमें से प्रमुख है आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, लहसुन। आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, लहसुन, इनके क्या खाए जाते हैं? तने। जड़ किसकी किसकी खाई जाती है? जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, शकरकंद, इनकी क्या खाई जाती है? जड़। मूली की क्या खाते हैं? मूली की जड़ और पत्ते दोनों खाते हैं। केला का क्या खाते हैं? केला का फूल और फल दोनों खाते हैं। सीताफल का हम फल और फूल दोनों खाते हैं। चना सरसों का बीज और पत्ते दोनों खाते हैं। आप पत्ते की भी सब्जी खाते हैं और इसके बीज चने के मतलब खाते हैं। लहसुन की बात करें, लहसुन और प्याज की, तो पत्ता और तना दोनों खाते हैं। अब हम बात करते हैं आश्रय या निवास की। अगर आश्रय या निवास की बात करें तो कालचिड़ी एक पक्षी होता है। कालचिड़ी छोटा सा पक्षी है जो पत्थर के बीच में घोंसले का निर्माण करती है और अंडे देने के पश्चात अपना घोंसला छोड़ देती है। जुलाही या वीवर लालटेन की संरचना के इसके घोंसले होते हैं जो पेड़ों से लटकते हुए दिखाई देते हैं। इसके नर द्वारा कई घोंसले बनाए जाते हैं जिसमें मादा अपने पसंदीदा घोंसले में अपने अंडे को रखती है। आप देखिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पक्षियों का इंजीनियर। देखिए यहाँ फोटो में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कितना अच्छा बनाया है इसने अपना जो घोंसला बनाया, तो इसे क्या कहते हैं? पक्षियों का इंजीनियर। या कई बार पूछा गया कि पक्षियों का इंजीनियर कौन सा पक्षी है, तो जुलाही या वीवर। कठफोड़वा ये पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाता है। आप देखे होंगे कई बार तने को छेदता हुआ दिखाई पड़ जाएगा, आप गांव से होंगे तो जरूर देखे होंगे। दार्जिन चिड़िया पत्तियों को सिलकर घोंसला बनाती है। पत्तियों को सिलकर क्या बनाती है? घोंसला। यह भी एक तरह से इंजीनियर ही है। कबूतर और गौरैया की बात करें तो कबूतर और गौरैया घरों में खाली स्थानों पर, आप तो मान लीजिए बहुत कम हो गए हैं, जो छप्पर वप्पर थे पुराने ज़माने में, छप्पर वप्पर होते थे तो वहाँ पे गौरैया निवास करती थी। अब धीरे धीरे गौरैया भी लुप्त होती जा रही हैं और छप्पर लुप्त होने के साथ साथ ही गौरैया लुप्त हो गई है। तो यह खाली स्थान पर अपने घर बनाते। कौवा और कोयला, कौवा पेड़ पर सबसे ऊंची डाली का प्रयोग करता है अपना घोंसला बनाने के लिए, और कोयल इतनी होशियार है कि वह कभी घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा देती है और उसके कौवा उसे अपना बच्चा समझ के पालन पोषण करता है उसका, और वह जब बड़ा होता है तो वह उड़ जाता है। फाख्ता क्या होता है? पत्थरों के बीच में अंडे देती है हमेशा। मादा शुतुरमुर्ग की बात करें तो ज़मीन में गड्ढे खोदकर घोंसले का निर्माण करती है। मोर पेड़ के निचली डाली पर या झाड़ी के पीछे घोंसले का निर्माण करती है। मिट्टी के घर अगर मनुष्य के घरों की बात करें तो मिट्टी के घर राजस्थान में बनते हैं जिससे गोबर से लीपते हैं ताकि इसमें कीड़े ना लगे। बांस या लकड़ी के घर, जहाँ बारिश अधिक होती है वहाँ बांस लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, जैसे मिजोरम वगैरह में बहुत ऐसे घर देखने को मिल जाएंगे आपको।
पत्थर या लकड़ी के घर, पत्थर या लकड़ी के घरों की बात करें तो अत्यधिक बारिश या बर्फीले प्रदेशों में इनकी छतें ढालू होती हैं, ये बहुमंजिले होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख निचली मंजिल में सामान रखते हैं इनमें। अरुणाचल प्रदेश में मेहमानों को निचली मंजिल में ठहराते हैं इन घरों में। तो ये घर जहाँ पाए जाते हैं उनमें से जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रमुख है, अरुणाचल प्रदेश प्रमुख है। बर्फ़ के घर, बर्फ़ के घर इग्लू, इनको इग्लू भी कहते हैं। ये क्या है, बर्फ़ के घर स्कीमो जनजाति होती है उसके द्वारा बनाए जाते हैं। आप देखिए, ये देखिए इग्लू, इग्लू स्कीमो जनजाति, ये देखिए कुत्ते लिए शिकारी जनजाति है स्कीमो। और जो बर्फ़ के घर होते हैं उनकी बर्फ़ की दीवारों से अंदर की ऊष्मा जो होती है वो बाहर नहीं जा पाती, इस वजह से बर्फ़ में इनका निर्माण करते हैं। जैसे भारत के लद्दाख में इनका निर्माण करते हैं काफ़ी शिकारी लोग। तैरता हुआ अगर हाउस बोट, या जम्मू कश्मीर और केरला में बहुमंजिले तथा लकड़ी पर नक्काशी होती है, इसे हम बख्तबंद कहते हैं। मतलब यह घर जो होते हैं वो कहाँ पे बनाए जाएंगे, जहाँ पे झीलें होंगी, जहाँ झीलें हैं वहीं पे बनाए जाते हैं ये हाउस बोट। अब बात करें डोंगे की, तो डोंगे मछुआरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक घर है जो तटों पे रखते हैं मछुआरे, या लद्दाख में पाए जाते हैं, या भी झीलों के ही आसपास पाए जाते हैं। जो झील, नदी, पोखरण इनके आसपास पाए जाते हैं। टेंट, ये टेंट आपने देखा होगा कि पर्वतारोही जो होते हैं वो प्लास्टिक का एक टेंट लेकर चलते हैं। चांग्या जनजाति जो कि लद्दाख में पाई जाती है, याक के बालों से टेंट बनाते हैं, इन्हें रेबो के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि चांग्या जनजाति जो लद्दाख में पाई जाती है वो याक के बालों से टेंट बनाती है। इसे क्या कहते हैं, इसे रेबो कहते हैं। अब बात करें हम अपने अगले टॉपिक पर, तो अगला टॉपिक है जल। जल को 3 अवस्थाओं में पाया जाता है पृथ्वी पर। पृथ्वी में उपस्थित जल का 97% जल महासागरों में पाया जाता है, 2% जल ठोस बर्फ के रूप में है, 1% जल भूमिगत जल के रूप में जो मनुष्य द्वारा उपयोग किया जा सकता है। 0.006% जल ही मनुष्य प्रयोग कर रहा है। जल चक्रण के माध्यम से जल की पूर्ति होती है। जल जो है बहुत ही कम मात्रा में है जिसका संरक्षण, इसीलिए जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि 0.006% जल है जिसका हम प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। अगर हम जल संरक्षण नहीं करेंगे तो इसके बहुत विभत्स चित्र होने वाले हैं आगे। अब हम देखते हैं दूषित जल से होने वाली बीमारियों के बारे में। दूषित जल से होने वाली सबसे पहली बीमारी है पीलिया। यह शरीर को कमज़ोर करती है तथा तंत्रिका तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो तंत्रिका तंत्र को। या कई बार सीटेट में पूछा गया कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मिनी माता रोग, यह जल में मरकरी के मिलने से होने वाला रोग है। जब जल में मरकरी मिल जाती उस विशुद्धि के कारण यह रोग हो जाता है। इटाई रोग जल में कैडमियम के होने से होता है। जल में अगर कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इटाई रोग हमारे हो जाता है। हैजा, दस्त की तीव्र गति होने लगती है हैजा में। फिटकरी की बात करें तो फिटकरी जल में मिलाने से जल की अशुद्धियों को नीचे बैठा दिया जाता है। फिटकरी को डालकर जल की अशुद्धियों को नीचे बैठाया जाता है, आप कई बार देख चुके होंगे। अब बात करें हम कृषि की, तो कृषि में टीन खेती मिजोरम के लोग इसे कुडुक बोलते हैं। कुडुक, और मिजोरम की एक लड़की है जिसका नाम है सूर्यमणि, जंगल की साहसी बेटी। इसने अपने गांव में पहला BA पास किया, जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी। यह नाम याद रखिएगा कि सूर्यमणि मिजोरम की हैं, उन्हें जंगल की साहसी बेटी कहते हैं। अपने गांव में यह पहला BA पास किया। यह NCERT में जो है जंगल की साहसी बेटी नाम से एक चैप्टर है, उससे लिया गया है, तो ये याद रखिएगा। झूम खेती की बात करें तो यह पूर्वोत्तर के राज्यों में होती है। इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। इसमें वनस्पति को साफ कर जला देते हैं, खेतों की जुताई नहीं की जाती है। खेतों में कई सारी फसलें इसमें एक साथ उगाई जाती हैं। फसल काटने के बाद खेत कुछ वर्ष के लिए खाली छोड़ दिए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे करी जाती है ये झूम खेती। तो आज के अपने इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे आज के अपने इस सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुभ रात्रि।